अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें हम लोग बेसिकली एक और ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम था डाल्टन। उन्होंने भी अपना कुछ थ्योरी दिया था, यानी कि उन्होंने भी अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया था हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर। उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि आखिर डाल्टन जी ने हम लोगों को क्या कहा है ना, उन्होंने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनका क्या थ्योरी था, बेसिकली उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहना चाहते थे, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बेसिकली इसमें क्या कहा गया है। और इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं ना, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है और इसमें एक दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बाहर का भी मिल सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसमें डाल दिया है इसमें। तो आप इसको एग्जाम में दिया आए तो इसको आप एक बार पढ़ के मेंशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं। अ ब्रिटिश केमिस्ट, अच्छा केमिस्ट का मतलब हाँ, जो केमिस्ट्री में जिनका अच्छा खासा नॉलेज हो और जो केमिस्ट्री के फील्ड में अपना लगातार रिसर्च करते रहते हैं तो हमारा केमिस्ट कहलाता है। और जो फिजिक्स के फील्ड में होता है वो फिजिक्स कहलाता है। तो अब ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन, अच्छा इसका पूरा नाम था जॉन डाल्टन, प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर इन 1808, यानी कि 1808 में एक हमारे पास ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने हमको मैटर का एक बेसिक थ्योरी दिया, मतलब कि एक मैटर में क्या क्या खूबी होता है ये इन्होंने हमको बताया 1818 में। अब पता है आपको मैटर क्या होता है, जो भी आपके आसपास देख रहा है वो सब आपका मैटर है, ठीक है। तो बेसिकली कहा यह जा सकता है कि एक ब्रिटिश केमिस्ट जिनका नाम था जॉन डाल्टन, उन्होंने हम लोगों को मैटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया कि हाँ मैटर में ये सब चीज़ होता है। और कब दिया? 1818 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं। His theory was based on the law of chemical combination, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम लोग दो लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इन्होंने जो थ्योरी दिया है वो पूरा का पूरा थ्योरी केमिकल कम्बिनेशन को सपोर्ट करता है। मतलब ये हो गया कि इन्होंने अपने थ्योरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो केमिकल कम्बिनेशन में जो दो लॉ को हमने पढ़ा मतलब कि उसको वो फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया, सिंपल से समझिए कि केमिकल कम्बिनेशन में आपने दो लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। उन दोनों लॉ को इनका थ्योरी क्या करता है? फॉलो करता है, इन्हें के मानता है। मतलब ये हो गया कि इनका जो थ्योरी है वो दोनों लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। मतलब ये हो गया कि डाल्टन साहब का जो एटॉमिक थ्योरी है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो बेसिकली हम लोगों को एक एक्सप्लेनेशन देता है। किसके बारे में? जो दो लॉ हमने पढ़ा ना उन दोनों लॉ के बारे में एक डीप एक्सप्लेनेशन देता है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों ने पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हम लोगों ने पढ़ा, उनका डीप एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों को डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में मिल जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अब डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार इन्होंने कुछ बातें इन्होंने बताए थे हम लोगों को। क्या बातें बताए थे देख लेते हैं। सबसे पहला ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बिल्कुल सही बात। इन्होंने पहला जो हमको बात कहा, उन्होंने ये कहा कि जितने भी मैटर आपको दिखते हैं ना वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उस छोटे पार्टिकल का नाम क्या है? एटम, ठीक है। मतलब सही बात भी है कि जितने भी आपको मैटर दिखते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखते हैं वो बहुत ही छोटे से पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं और उस छोटे पार्टिकल का नाम है हमारा एटम। बेसिकली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हर मैटर एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। आगे अगला क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। सही बात है, यानी कि एटम जो है ना वो इंडिविजुअल पार्टिकल है। मतलब कि एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते, आप इसको तोड़ फोड़ नहीं सकते, ये ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, इसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इनका भी कहना सही था। आगे एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में एटम ना ही घट सकता है ना ही बढ़ सकता है। ये ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार से क्या रिएक्शन में मास घट सकता है बढ़ सकता है क्या? नहीं। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा कि मास नहीं घटता है नहीं बढ़ता है। उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, वो हमेशा बरकरार रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। आगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप ऐसे समझिए, एक पत्थर का एटम और एक ग्लास का एटम
और एक लकड़ी, इन सभी का, चलो ऐसे ऐसे समझो आप, एक पत्थर का एटम और एक ग्लास का एटम और एक लोहा का एटम, क्या तीनों का मास एक होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या तीनों का एटम का साइज एक होगा? बिल्कुल भी नहीं, सब अलग होगा। मतलब ये हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, उसके मास भी अलग होंगे, साइज भी अलग होंगे और उसके केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होंगे। भाई सही बात है ना भाई, मैटर अलग है तो एटम भी अलग होगा, एटम अलग है तो साइज भी अलग होगा, साइज अलग है तो मास भी अलग होगा, मास अलग है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा। यही बात ये कहना चाहते थे, बिल्कुल सही बात भी है। आगे उसके बाद एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास ना दो पत्थर है और दोनों पत्थर एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है, यानी कि दोनों पत्थर दिखने में भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, सब चीज सेम है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब दो पत्थर एक जैसा है, सब चीज दोनों का सेम है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों पत्थर का एटम भी एक जैसा होगा, दोनों पत्थर का एटम का साइज भी एक जैसा होगा, दोनों पत्थर के एटम का मास भी एक होगा, दोनों पत्थर के एटम का केमिकल प्रॉपर्टी भी एक होगा। मतलब जब आपके पास एलिमेंट सेम होता है, यानी कि एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट में जो भी एटम होंगे सब के सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे, मास भी एक, साइज भी एक, सब चीज उसका एक होगा। ठीक है, आगे देखो, जब एक एलिमेंट का बात होता है ना तो उसका सब चीज एक मतलब सेम होगा, लेकिन जब हमारा दो अलग अलग हो जाएगा तो एटम भी अलग हो जाएगा, मास भी अलग, साइज भी अलग, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग, सब अलग। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास वही दो आयरन का रॉड है जो कि बिल्कुल उसका केमिकल प्रॉपर्टी सब चीज सेम है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों रॉड का जो एटम होगा वो भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, मास भी सेम होगा, सब चीज सेम होगा। आगे द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। अब देखो सही बात है, यानी कि एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे ये हमेशा फिक्स रहता है। जैसे आपको पता है कि वाटर के एक कंपाउंड में फॉर्मूला होता है H2O। H2O का मतलब होगा कि हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना एटम, दो एटम, और ऑक्सीजन का कितना एटम, एक एटम। यानी कि कंपाउंड हमारा यहाँ पे H2O है, वाटर है, इसमें एलिमेंट आपका क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसका जो एटम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब ये हो गया कि वाटर का फॉर्मूला इंडिया में भी H2O ही होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी H2O ही होगा, अमेरिका में भी वही, यूरोप, जापान, हर जगह पे हमारा वही होता है। वही ये कहना चाह रहा था। आगे एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि एटम जो है ना होल नंबर में कंबाइन करते हैं आपस में। जैसे चलिए एग्जांपल आपको देते हैं दोबारा, आइए ऊपर में हमने आपको एग्जांपल दिया था वाटर का। वाटर में जो रेशियो था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कितना था, 1:8 था। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो कितना बना, 9 ग्राम। यानी कि यदि हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। इन दोनों को आपस में कैलकुलेट कर देंगे तो वाटर के एक कंपाउंड का पूरा मास कितना हो गया, 9 ग्राम। ये जो 9 ग्राम है, बताइए 9 क्या आपका एक होल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं डाल्टन साहब कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, यानी कि एटम आपस में होल नंबर में कंबाइन करते हैं तब जाके आपका एक कंपाउंड बनता है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा हो गया पूरा डाल्टन्स का एटॉमिक थियरी, जिसमें कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। यदि आपको कम से कम 5 भी यदि याद रहते हैं तो एग्जाम में यदि आप लिख के आ जाएंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी। अच्छा एक बात बताइए, डाल्टन साहब ने जो अपने थ्योरी में बताया, क्या इन्होंने पूरा का पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। या इनके थ्योरी में हमको ये कहीं पे देखने को नहीं मिला जहां पे ये इन दोनों लॉ के ऊपर का बात कर रहा हो? बिल्कुल सही बात है हमारा, है ना। यानी कि ये पूरा का पूरा इनका जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है वो दोनों लॉ पे बेस्ड है, यानी कि कुछ इन्होंने उठपटांग नहीं लिखा है, बिल्कुल जो लिखा वो सही है। चलिए ठीक है, ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास से हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा व्हाट इज एन एटम। एटम के बारे में हालांकि आप जान चुके हैं, लेकिन एटम के बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप जानकारी लेंगे इस वाले टॉपिक से। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।